ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जांच और सुनवाई की प्रक्रियाओं में सुधार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमरीश सक्सेना। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जांच और सुनवाई की प्रक्रियाओं में सुधार के बारे में। मनोज जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो जैसा कि मनोज जी हम सभी को मालूम है कि जो हमारे आपराधिक कानून है उनमें काफी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पिछले वर्ष 3 जो नए कानून थे वो संसद ने पास किए थे, जिसमें भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये 3 कानून शामिल थे और इन तीनों पर ही 1 जुलाई 2024 से अमल होने वाला है। और ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों को इस बात की जानकारी हो कि जो नए कानून आ रहे हैं वो किस तरह के हैं, पुराने कानूनों से किस तरह से अलग हैं। आज के कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से अपना ध्यान केंद्रित करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इसके लागू होने के बारे में, इसके प्रावधानों के बारे में, और किस तरह से जो जांच की प्रक्रिया है और मुकदमे की जो प्रक्रिया है उसमें किस किस तरह से बदलाव आएगा। तो मनोज जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, आप हमारे श्रोताओं को बहुत ही मूलभूत जानकारी अगर इस बारे में दे पाएं कि पहले जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की थी, और अब जो ये नया कानून आ रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें मुख्य रूप से क्या अंतर है और कौन सी नई चीजें हैं जो इसमें जोड़ी गई हैं? ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसने बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमें किसी मुकदमे में कहीं कोई ऑफेंस हो गया, हमें पुलिस थाने में जाकर के शिकायत करनी, तो एफआईआर लिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक समस्या होती। तो अब हमने नागरिक सुरक्षा संहिता में इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का एक प्रावधान बनाया है। तो अब हम चाहें तो ईमेल के द्वारा या पोर्टल पे लॉगिन करके भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं जी। विक्टिम के हिसाब से देखें तो उसके लिए ये एक बड़ी सहूलियत भी है कि जैसे ही कुछ ऐसी घटना हुई वो उसी वक्त पोर्टल पे जाकर के या ईमेल करके वो एफआईआर दर्ज कर सकता है। और उससे एक और जो बात है, कई बार हम जाते थे अपनी बात लेकर के थाने में और वहां पे वो एफआईआर दर्ज नहीं करते। अब जब वो रिकॉर्ड पे आ जाएगा, पोर्टल पे आ जाएगा, तो उनके लिए इसे इन्वेस्टिगेशन करना जो है वो एक लाजमी हो जाएगा। एक चीज मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगा, सामान्य तौर पर हम हमेशा ये मानते हैं कि एफआईआर जो है वो जिस थाने से संबंधित शिकायत होती है, जहां पर घटना होती है, वहां पर की जाती है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनिक पूरा हो जाएगा, ऑनलाइन अगर एफआईआर जैसे आपने कहा कि अब हो जाएगी, तो फिर ये कैसे निर्धारित होगा कि वो किस थाने में मुकदमा जाएगा? जी, इसमें भी मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा आपके सवाल का जवाब देने से पहले। जो पहले हमारी भारतीय न्यायिक प्रक्रिया थी या 1973 की अगर हम देखें, तो उसमें सीधे तौर पे जीरो एफआईआर जिसे हम कहते हैं उसका कोई प्रावधान नहीं। तो अगर हम अपना, जैसे आपने कहा कि अगर कोई समस्या लेकर के थाने में गए तो थाने वाले कहते थे ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है, आप दूसरे थाने में जाए। तो दोनों बदलाव, दूसरा बदलाव जो मैं बताऊंगा उसके बाद मैं सवाल का जवाब दूंगा। अब हमने जो नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 में जीरो एफआईआर का प्रावधान स्पेसिफिकली विशेष रूप से डाला है कि चाहे थाने वाले के पास ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है, परंतु जब उसके पास कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट लेकर के आता है तो उनको एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी, वो मना नहीं कर सकते। जी। एफआईआर दर्ज करने के बाद जिस थाने की वहां पे ज्यूरिसडिक्शन होगी उस थाने को वो एफआईआर भेज दी जाएगी। एफआईआर दर्ज होती है वो पूरी तरह से एक कानूनी दस्तावेज होता है, कानूनी डॉक्यूमेंट होता है, और उसमें धाराएं भी साथ के साथ लिखी होती हैं जो अपराध हुआ होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति जब एफआईआर ऑनलाइन दर्ज करेगा तो उसको तो उन धाराओं की जानकारी नहीं है। तो क्या इसके जीरो एफआईआर के बाद पुलिस इसमें जो भी ऑफेंस हुआ उसके हिसाब से धाराएं जोड़ेगी? जब हम पुलिस को अपनी आप बीती अपनी घटना का विवरण देंगे, ऑनलाइन में हमें धाराएं हमने नहीं बतानी, हमने बताना है कि हुआ क्या है। क्या कोई मर्डर हो गया, क्या मेरा बटुआ किसी ने छीन लिया, या कोई चेन स्नैचिंग हो गई। तो हमने अपनी जो भी घटना हुई है उसका विवरण देना है। कौन सी धारा जोड़नी है ये पहले भी
थाने वाले ही करते थे, अब भी थाने वाले ही करेंगे। जी, जैसे कि साक्ष्य को संग्रह करने की बात है, तो पहले के मुकाबले अभी जो ये नया कानून आया है, इसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की बात है, तो इस एरिया में, इस बारे में क्या क्या नई चीजें ऐड हुई हैं? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अगर आप तीनों कानूनों में देखें, न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, तीनों में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, उनके इस्तेमाल पे काफी जोर दिया गया है। इस संबंध में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहले जैसे हम देखते हैं कि पुलिस वाले आए कि हमारे पास सर्च वारंट है, तो हम इस घर की तलाशी लेना चाहते, तो उस समय जो पहले के कानून में इस पूरी प्रक्रिया की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। अब हमने इस कानून में ये कंपलसरी कर दिया कि जब भी पुलिस वाले सर्च वारंट लेकर के आएंगे, उस सारी प्रक्रिया की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। जैसे मैंने कहा, एफआईआर भी ऑनलाइन हो सकती है। जो कोर्ट में मुकदमा है, जब हमारे पास ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जावे, उसके बाद पूरे का पूरा मुकदमा भी ऑनलाइन में चलाया जा सकता है। तो ऑडियो वीडियो मीन्स जो हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो हैं, इनके लिए हर जगह पे चाहे समन्स हमने भेजने हैं, उसको भी हम ऑडियो वीडियो मीन्स के द्वारा, ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा। चाहे एक्यूज को कोर्ट में हमने प्रस्तुत करना है, उसको भी हम ऑनलाइन में प्रस्तुत कर सकते हैं। चाहे जजमेंट सुनानी है, जजमेंट भी ऑनलाइन में सुना सकते हैं। जजमेंट को ऑनलाइन अपलोड भी करना होगा। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट देनी है, वो भी ऑनलाइन में कर सकते हैं। तो सारी प्रक्रिया में ऑडियो वीडियो मीन्स की काफी जोर दिया गया है। एक और बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, जो अब प्रावधान बनाया गया है कि अगर कोई सीरियस ऑफेंसेस, वो ऑफेंसेस जहां पे ऐसे ऑफेंसेस जहां सजा जो है 7 साल या 7 साल से अधिक है, उन मुकदमों में उस मौका-ए वारदात के ऊपर फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया जाना पड़ेगा, उसको बुलाना ही पड़ेगा। और वो जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है, वो आकर के उस मौका वारदात से अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से वहां से जो साक्ष्य हैं वो एकत्रित करेगा और उस मौका वारदात की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। जैसे जैसे साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं, उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, इनको हमें न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। तो अगर आप देखें पूरी प्रक्रिया में, ये जो ऑडियो वीडियो मीन्स है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, इसके ऊपर काफी ध्यान दिया गया। जैसे आपने फोरेंसिक की बात की, जो निश्चित रूप से बड़ी ही क्रांतिकारी बदलाव है नए कानून में, लेकिन सामान्य तौर पर हम लोग फिल्मों में ही देखते हैं कि फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन आप क्या ये सामान्य भाषा में बताएंगे कि ये फोरेंसिक एक्सपर्ट एक्चुअली क्या काम करते हैं और इसका कितना महत्व है आपराधिक मामलों में? देखिए, आज के समय में फोरेंसिक का महत्व सबसे ज्यादा है। जब हमने जांच प्रक्रिया को देखें, तो अभी मौका वारदात पे जाएं, देखिए वहां आपको बहुत से साक्ष्य मिलेंगे। वहां पे कुछ फिंगरप्रिंट्स होंगे, वहां पे खून के कतरे हो सकते हैं, वहां पे बाल हो सकते हैं जिससे हम डीएनए निकाल सकते हैं। वहां पे आपको जो है मर्डर वेपन वो मिल सकता है, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं। जो भी हथियार है, अगर गोली चलाई गई है तो गोली के हिस्से हो सकते हैं। तो ये सारे जो छोटे छोटे साक्ष्य हैं, जो एक अगर हम देखें कि खुली आंखों से भी हमें दिखाई नहीं देंगे, वो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट वहां से जाकर के इकट्ठा करेगा। और इससे क्या फायदा होगा कि हम जस्टिस कर पाएंगे, हम किसने ये अपराध किया है उसको हम ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अब हमने ये एक विशेष प्रावधान जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डाला है कि न केवल फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किया जाए, पर मौका वारदात की वीडियोग्राफी भी की जाए। और अगर और कोई डिवाइस नहीं है तो मोबाइल फोन से ही कर ली जाए। जी, सामान्य तौर पर मनोज जी हम देखते हैं, जैसे अगर पुलिस कहीं पर छापा डालती है, तो जैसा आपने भी कहा कि जितना सामान जब्त हुआ उसकी लिस्ट है, या गिरफ्तार भी करती है एक्यूज्ड को, तो ये सारी चीजें भी क्या इन राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में अभियुक्त को दी जाती हैं कि क्या क्या चीजें तुम्हारे यहाँ से बरामद हुई, और उसकी गिरफ्तारी है तो गिरफ्तारी की भी क्या सूचना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसको दी जाती है? इसके बारे में भी प्रावधान है। जैसे मैंने बताया कि जब सर्च की गई किसी के घर में, हमने जाके जांच की, वहां से हमें कोई वेपन मिल गया, कोई हथियार मिल गया, कोई कपड़े, कुछ और तरह की चीजें मिल गई, तो उसकी हमें एक लिस्ट बनानी होती, सीजर मीमो उसको हम बोलते हैं। जो भी सामान वहां से हमें मिला है उसकी एक लिस्ट बना करके उस पे 2 गवाहों के जो साइन होंगे, और इस प्रक्रिया को हम वीडियोग्राफी करेंगे। तो क्या क्या सामान मिला है, क्या क्या लिस्ट जो बनी है, लिस्ट पे जो विटनेसेस ने साइन किए हैं, उसको हम वीडियोग्राफी करेंगे। और इससे जल्द से जल्द हमें इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या मजिस्ट्रेट जिसके पास इस मुकदमे का संज्ञान लेने की ताकत है, उसे भेजना होगा।
और इसकी एक कॉपी जो है हम जिसके घर में सर्च की गई है उसको भी देते हैं। जी मनोज जी, जो अभियुक्त की बात है, जैसा आपने बताया कि अभियुक्त के बारे में तो हम ये सारे कार्रवाई करते समय पुलिस जो है इन बातों का ध्यान रखेगी, लेकिन जो विक्टिम है, जो किसी अपराध का शिकार हुआ है या किसी ने कोई शिकायत की है, उसको किस तरह की सुविधा अब मिल पाएगी नए कानून में? जी, इस पे ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। मैं अगर आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊं तो 2009 से पहले भारत में जो विक्टिम था, जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, उसका कोई विशेष इसमें पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उसको कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता, उसके कुछ विशेष अधिकार भी नहीं थे। परंतु 2009 से हमने विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच जो हमने अडॉप्ट की, आज अगर हम देखते हैं, अगर हम नागरिक सुरक्षा संहिता देखते हैं, तो जब एफआईआर दर्ज होती है उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट विक्टिम को दी जाएगी। विक्टिम के पास अपील करने का अधिकार होगा। विक्टिम को 90 दिन के अंदर अंदर ये बताना होगा इन्वेस्टिगेशन अफसर को, जांचकर्ता को, कि इस केस में क्या क्या उपलब्धियां हैं, इस केस का स्टेटस क्या है। और अगर किसी भी सूरत में अगर हम इस मुकदमे से विड्रॉ करना चाहते हैं, इसे हटाना चाहते हैं, तो भी विक्टिम को सुनना पड़ेगा। विक्टिम को सुने बगैर प्रोसिक्यूशन मुकदमे को विड्रॉ नहीं कर सकती, ये भी विक्टिम का एक अधिकार है। तो इस पूरे कानून में विक्टिम के लिए काफी प्रावधान बनाए गए। एक बात और, जैसे कि विक्टिम के बारे में हमने पीड़ित के बारे में बात की और अभियुक्त के बारे में बात की, अब जो कानून में नए प्रावधान हैं उसके अनुसार जो कोर्ट की भूमिका है उसको भी किस तरह से पारदर्शी बनाया गया। खासतौर से अगर मैं इस बारे में बात करना चाहूं कि जब पुलिस चार्जेस को वहां पर कोर्ट के सामने रखती है और कोर्ट चार्जेस को फ्रेम करता है, तो उसको लेकर क्या नए प्रावधान आए हैं कोर्ट के लिए? जी, ये आप देखें, इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव मेरे हिसाब से पूरे नागरिक सुरक्षा संहिता में जो है, वो हर प्रक्रिया के लिए हमने एक समय सीमा निर्धारित की है। अगर चार्जेस की बात करें तो चार्जेस फ्रेम करने के लिए भी अब हमने समय सीमा निर्धारित की। कोर्ट 60 दिन के अंदर अंदर चार्जेस फ्रेम करेगा। अगर जजमेंट देनी है तो हमने कहा जिस दिन आपकी सुनवाई पूरी होगी उसके आपको 45 दिन के अंदर अंदर जजमेंट देनी होगी। तो जो कोर्ट के ओर में 2-3 जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं कि हर स्टेप पे, हर स्टेज के ऊपर हमने एक समय सीमा का निर्धारण कर दिया, ताकि जो हम जानते हैं कि बहुत सारे मुकदमे कोर्ट्स में पेंडिंग है, बहुत समय लग जाता है, कई बार तो डेकेड्स लग जाते हैं, दशकों तक वो मुकदमों का निपटारा नहीं होता। तो आप पूरे नागरिक सुरक्षा संहिता में आपको एक चीज मिलेगी, चाहे वो पुलिस की चार्जशीट सबमिट करने की बात हो, चाहे एक्यूज्ड को चार्जशीट की कॉपी देने की बात हो, चाहे जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की बात हो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की बात हो, या जजमेंट देने की बात हो, चार्जेस फ्रेम करने की बात हो, इन सभी स्टेजेस के ऊपर हमने एक समय सीमा का निर्धारण कर दिया कि आपको इस प्रक्रिया को इस समय के अंदर ही पूरा करना होगा। जी, और चार्जेस के लिए एक और जो चेंज की गई है, पहले हमें हर बार विक्टिम जो एक्यूज है उसे हमें न्यायालय तक लेके आना पड़ता। अब हमने कहा कि अगर चार्जेस एक्सप्लेन ही करने हैं तो अगर उसे नहीं भी लाया गया, उसे ऑनलाइन में प्रस्तुत कर दिया जाए और बाद में उसका साइन कर दिए जाए। तो ये भी एक बदलाव देखने को मिला। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। एक बात इससे जुड़ी और जानना चाहूंगा कि अब क्या इस तरह का भी कोई प्रावधान है कि जब से सुनवाई शुरू हुई और जब तक न्यायालय अपना फैसला देता है, इसकी भी क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? इसके लिए समय सीमा निर्धारित करना जो है वो ज्यादा संभव नहीं रहता। उसकी ये वजह है कि हर केस के अपने फैक्ट्स हैं। किसी केस में 4 गवाह हो सकते हैं और किसी में 40 गवाह हो सकते हैं। साक्ष्य जो है, जो डॉक्यूमेंट्री है, उसके लिए भी किसी केस में कुछ बहुत कम है, किसी केस में बहुत ज्यादा है। तो पूरे मुकदमे के निपटारे के लिए हम समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। हमने ये जरूर कहा है कि जितनी जल्दी हो सके मुकदमे का निपटारा किया जाए, और जब सुनवाई पूरी होगी तो उसकी जजमेंट जो है वो 45 दिन के अंदर अंदर जजमेंट दे दी जाए, और जिस दिन जजमेंट दे दी गई उसके 7 दिन के अंदर अंदर वो पोर्टल पे भी अपलोड कर दी जाए। जी, डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही मूलभूत और काफी विस्तृत जानकारी हमारे श्रोताओं को दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के मुख्य प्रावधानों के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जांच और सुनवाई की प्रक्रियाओं में सुधार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।